अमेरिका इजराइल का ईरान से भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की तपिश पूरी दुनिया को दहलाने लगी है। क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के गेट बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल का भयानक संकट बढ़ता जा रहा है। सबसे खराब हाल पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। ट्रंप के चापलूस जनरल मुनीर के पाकिस्तान में पैनिक बटन दब गया है। पाकिस्तान में ईंधन इमरजेंसी लगा दी गई है। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की अपील करने वाले शहबाज से पाकिस्तानी माफीनामा लिखने की चेतावनी दे रहे हैं। थाईलैंड ने भी ईंधन बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया है। वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम लागू है। गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल की अपील की गई है। बांग्लादेश ने बिजली और ईंधन बचाने के लिए विश्वविद्यालयों में छुट्टी कर दी है। युद्ध जितना भयानक हो रहा है, तेल की कीमतों में उतनी ही आग भड़क रही है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि यह कीमत कुछ भी नहीं। मगर जब बात हद के पार होगी तो ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा भी कर सकते हैं। About the strait, you mean? Yeah, well, I want to keep it open. I want to keep it good. ईरान डटा हुआ है, मजबूती से मुकाबला कर रहा है। अमेरिका की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ रही हैं, जिससे दुनिया भर में ईंधन का अकाल पड़ने के आसार हैं। हालांकि ये संकट रूस के लिए बेहतरीन मौका भी कहा जा रहा है। इसलिए ट्रंप पुतिन को कॉल पर कॉल कर रहे हैं। और देखिए, यही वजह है कि ईरान जंग की वजह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता करीब करीब बंद हो गया है। जंग से पहले रोजाना 150 जहाज जिस रास्ते से गुजरते थे, अब सिर्फ 10 जहाज भी मुश्किल से यहां पर नजर आते हैं। ट्रंप ने तो चेतावनी दे दी है कि ईरान ने तेल का रास्ता रोका तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ तेहरान का बारूद बोलेगा। खाड़ी की जंग में मिसाइल नहीं, पेट्रोल बम से झुलसेगी अर्थव्यवस्था। तेल की नस पर जंग, दुनिया में फटेगा महंगाई बम। पुतिन के हाथ लगी डील, पलट जाएगा दुनिया का बाजार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग छिड़ी हुई है। तेल से लदे जहाज फंसे हुए हैं। सवाल है कि क्या दुनिया का 20% तेल का रास्ता ब्लॉक हो गया है? क्या ये जंग सब जला देगी? कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक रात में 30 से 40% उछाल, लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद फिर गिरावट दर्ज हुई। तेल और गैस को लेकर दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। बाजार डर और उम्मीद के बीच झूल रहे हैं। ईरान ने तो कह दिया है कि हमले नहीं रुके तो 1 लीटर तेल भी नहीं निकलेगा। ट्रंप ने धमकी दे दी है, तेल का दाम कंट्रोल करने के लिए और तेज हमले करेंगे। और इस बीच दुनिया में हाहाकार मच गया है। पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई का तूफान। क्या ये जंग दुनिया में आग लगा देगी या पुतिन दुनिया को बचा लेंगे? Завязано на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставит под удар. Очевидно, что на полное переключение поставок ближневосточной нефти. तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने फिर मिसाइल दाग दी। धमाके और धुएं के गुबार से आसमान ढक गया, सड़कों पर भगदड़ मच गई।
यह हमला तेहरान के तेल डिपो पर हुए अटैक के 2 दिन बाद हुआ। जब तेहरान ने इसका बदला लेते हुए तेल अवीव पर खैबर शिखर और खुर्रम शहर जैसी 4 मिसाइलें दाग दी। 28 फरवरी को तेहरान पर हुए हमले का बदला लेते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग छेड़ दी। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मिसाइल हमलों के बीच तेल के जहाज यहां फंस गए। टैंकरों पर हमले की भी खबरें आई। पूरी शिपिंग ठप हो गई। तेल के दाम प्रति बैरल $120 तक पहुंच गए। खाड़ी में जंग का आगाज करने वाले ट्रंप ने कहा कि दुनिया में तेल की सप्लाई नहीं रुकने देंगे। चेतावनी दी कि अगर खाड़ी में तेल को रोकने की कोशिश की गई तो 20% ताकत बढ़ाकर हमला करेंगे। Oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. ट्रंप ने चेतावनी तो दे दी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज डर के साए में हैं। IRGC की धमकी के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले 95% जहाजों ने ट्रांसपोर्ट रोक दिया है। आमतौर पर हर रोज 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। अब यह संख्या 10 के करीब पहुंच गई है। हालात तो यही है कि 20% तेल का रास्ता ब्लॉक हो गया है। सवाल है कि यूएस नेवी इन रास्तों से गुजरने वाले जहाजों को कवर दे पाएगी, और दे भी दिया तो क्या जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत जुटा पाएंगे? در طول این ایام تا آماری که تا امروز صبح من دارم 52 واحد بهداشتی مورد حمله قرار گرفته، 29 واحد درمانی، 19 واحد اورژانس مورد حمله قرار گرفته. कच्चे तेल के वैश्विक संकट के बीच चीन में इस साल चौथी बार तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। तेल की कीमत बढ़ने से पहले ही लोग पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाने पहुंच रहे हैं।是加92号的就加满了，整个油箱就填满了。从老百姓角度来讲，能够优惠一点就优惠一点。我觉得300多块钱加满，以后走路呗。मिडिल ईस्ट में युद्ध संकट के बीच भारत के लोग भी डरे हुए हैं। LPG के दाम बढ़ने के बाद कई शहरों में प्रदर्शन, तो कहीं सिलेंडर लेने के लिए लाइनें लग गई हैं। सिलेंडर लेने आई थी, यहाँ पे इतना महंगाई बढ़ गया, 60 रुपए बढ़ गया। हर चीज को कोई दिक्कत हो रही है। रसोई पे मतलब फर्क पड़ रहा, हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग क्या करेंगे? कैसे घर चलाएंगे? पहले इन्होंने हर चीज में बढ़ाते जा रहे दाम, हर चीज के कैसे कर पाएंगे गुजारा? आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? महाराष्ट्र के पुणे में LPG आधारित शमशान को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि लोगों के बीच रसोई गैस की कमी को टाला जा सके। Having around the 18 such places where we also use the LPG gas. So only at the 18 places, because of the break in the supply of commercial this LPG, we are discouraging the use of the LPG so that we are not having a kind of a shortage of LPG. दक्षिण कोरिया में तेल के दाम बढ़ने के बाद सस्ते पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग गई हैं। 항상 이제 휴게소나 주유소 지나갈 때마다 그 최저가인 데를 좀 확인하고, 만약에 좀 거의 휘발유 값이랑 동일한 금액대면은 तेल की किल्लत और अमेरिकी पाबंदियों के बीच क्यूबा आर्थिक संकट में फंस गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। Ya le digo, el gobierno es el responsable de buscar las salidas y de buscar los peripendios legales y concretos, los organismos internacionales y todo lo concurrente, o negociar. Estábamos nosotros, muchas personas en las calles, en San Antonio entero. Era una locura, era San Antonio entero. Y al principio no estaban golpeando las personas. खाड़ी की जंग में पेट्रोल अब सिर्फ ईंधन नहीं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जंग का हथियार बन चुका है। सवाल है कि क्या खाड़ी में बढ़ता तनाव दुनिया को तेल के महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है?
क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? क्या तेल की इस जंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं? क्या अमेरिका ईरान टकराव दुनिया भर में पेट्रोल की आग लगा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेल की इस लड़ाई का बोझ भारत समेत पूरी दुनिया की जनता को उठाना पड़ेगा? भारत 85% तेल इंपोर्ट करता है। कच्चा तेल महंगा होने से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाएगा। अभी दरें कंट्रोल में है, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियां जल्दी ही दाम बढ़ा सकती हैं। महंगाई बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और सब्जी दाल तक महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर ये युद्ध जल्दी खत्म हुआ और रूस तेल आसानी से भारत को मिलता रहा तो राहत मिल सकती है। सरकार का फोकस अभी रूसी तेल पर है। अमेरिका से मिली इजाजत के बाद भारत 30 दिनों तक रूस से कच्चा तेल खरीदेगा। रूस भी भारत को तेल देने के लिए बेताब है। बताया जा रहा है कि इस महीने 30 मिलियन बैरल से ज्यादा रूसी तेल भारत में अनलोड होगा। गैस की किल्लत को दूर करने के लिए भारत एलएनजी के विकल्प के लिए यूएस, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका से सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहा है। Crude oil point of view, about 20% of the world's oil flows through there on a daily basis. So too the same for liquefied natural gas, and slightly higher as well for petrochemical feedstocks as well. So things that go into making plastics. So essentially this really narrow choke point waterway is critical to the global economy. क्या ये तेल का महायुद्ध पुतिन के लिए जैकपॉट साबित होगा या ट्रंप की डिप्लोमेसी से सब ठीक हो जाएगा? दुनिया की नजर ट्रंप पुतिन की अगली कॉल और ईरान के हालात पर है। अगर सप्लाई नॉर्मल हुई तो कीमतें गिरेंगी, वरना हाहाकार तय है। पिछले कुछ दिनों में कच्चा तेल $119.50 प्रति बैरल तक पहुंच गया। 2022 के बाद यह सबसे ऊंचा स्तर है, लेकिन फिर गिरावट आई और 90 से $92 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। मतलब पहले 30 से 40% महंगा हुआ, फिर मामूली 8 से 9% की गिरावट आई। वजह सिर्फ इतनी थी कि ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। उन्होंने पुतिन से फोन पर भी बात की और रूसी तेल के एक्सपोर्ट में रियायत की बात कही। Can you tell us more about your call with Russian President Vladimir Putin today? Yes. What did you discuss? Yes, I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. ट्रंप ने रूस को मौका दिया क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध ने सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। सवाल है कि ट्रंप लाचार हो गए हैं या वो जंग में किसी और डील की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये तेल का महायुद्ध पूरी दुनिया को जला देगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग जारी है, जहाज फंसे हैं, 20% ग्लोबल तेल का रास्ता ब्लॉक है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, फिर ट्रंप का युद्ध जल्द खत्म करने वाला बयान और पुतिन को फोन कॉल। तेल की इस जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इस बीच एक खबर है कि इजरायल ने आज तेहरान के बड़े रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरा दी हैं। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगले 6 महीने तक अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। Ali Khamenei's son Moshtaba to succeed his father as supreme leader
signaling that hardliners remain firmly in charge in Tehran. जिस दिन ईरान का नया लीडर चुना गया, उसी दिन इजराइल पर दाग दी सबसे खतरनाक मिसाइल। जिस वक्त ईरान में नए सर्वोच्च नेता का ऐलान हो रहा था, उसी वक्त तेल अवीव और हाइफा पर ईरान कयामत बरसा रहा था। ईरान में मुस्तबा खामनेई का ऐलान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है, क्योंकि ईरान को सरेंडर कराने वाला युद्ध अब इजराइल को तबाह करने की तरफ बढ़ चुका है। दुनिया ने तेहरान को जलते हुए देखा है, लेकिन मुस्तबा खामनेई के नाम का ऐलान खाड़ी में जलते हुए अमेरिकी अड्डे और तेल अवीव में गिरती हुई ईरानी मिसाइलों को और खतरनाक बनाने जा रहा है। इस मिसाइल की तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। मिसाइल पर लिखा है लब्बैक सैयद मुस्तबा, यानी हम आपके साथ हैं सैयद मुस्तबा। और फिर ये मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी गई, यानी मुस्तबा की मुहर लगाकर अब इजराइल और अमेरिका के अड्डों को दहलाया जा रहा है। और अब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करने का ऑर्डर मिल चुका है। ईरान के युद्ध को एक तरफा बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को बैकफायर कर चुकी है। इस वक्त ईरान युद्ध को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। ईरान में अयतुल्ला खामनेई की हत्या की गई, लेकिन एक बार फिर ईरान का नेतृत्व करने के लिए मुस्तबा खामनेई तैयार हैं। ईरान की लीडरशिप को खत्म करने वाली अमेरिका और इजराइल की रणनीति औंधे मुंह गिरी है। नए सर्वोच्च नेता के ऐलान के साथ ईरान की सड़कों पर छाया मातम। साथ में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा अब एक नए तेवर के साथ दुनिया के सामने ईरान की ताकत दिखा रहा है। خبر رهبری ایشون رو شنیدم خیلی خوشحال شدم چون از نظر من لایق ترین فرد برای رهبری امت شیعه ایشون بوده. هفته تقریبا انتظار و اون شوکی که پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای در واقع به جامعه و در واقع ملتمون وارد شده بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز امت आयतुल्ला मुस्तबा हुसैनी खामनेई आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं और अब ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। मुस्तबा खामनेई ईरान में क्या करने जा रहे हैं, उनकी रणनीति, उनका एजेंडा, उनका टारगेट क्या होगा, ये सवाल इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी उलझन बन चुके हैं। मुस्तबा खामनेई के वीडियो भी बहुत कम हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। ये मुस्तबा खामनेई का 2022 का वीडियो है। अप्रैल 2022 में मुस्तबा खामनेई फिलिस्तीन के समर्थन में कुद्स डे मार्च में शामिल हुए थे। 15 सेकंड के इस वीडियो में वो लोगों से घिरे हुए हैं। हालांकि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से चौकन्ने हैं। मुस्तबा खामनेई इस वक्त ईरान के सबसे बड़े मिस्ट्री मैन बन चुके हैं। मुस्तबा खामनेई को डिकोड कैसे करेंगे अमेरिका और इजराइल, इसके बिना युद्ध जीतना तो नामुमकिन है। मुस्तबा खामनेई अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। मुस्तबा खामनेई की लीडरशिप में ईरान इस युद्ध को एक नई तैयारी से लड़ने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरा खतरा यह है कि अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर वो लगातार बने रहेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ईरान की नई लीडरशिप को भी बम के धमाके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका का मूड बता रहा है कि व्हाइट हाउस बैकफुट पर है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा,
कि मुस्तफा खामनेई कभी अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेंगे। अखबार ने लिखा कि मुस्तफा खामनेई के कमान संभालने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हार चुके हैं, क्योंकि वो ईरान को झुकाने में नाकाम रहे हैं। واقعا حس خوشحالی بود و واقعا نمی‌دونستیم که از غم از دست دادن رهبر گریه بکنیم یا خوشحال باشیم. از بابت اینکه آقا مجتبی انتخاب شدن، آقا مجتبی واقعا مثل پدرشون و واقعا لایق‌ترین و شبیه‌ترین کسی که ممکن بود در بین اعضا انتخاب بشه واقعا آقا مجتبی. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध में अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। ईरान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और अमेरिका के साथ इजराइल को इस युद्ध के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं मुस्तफा खामनेई। ये 1980 के दशक का वीडियो है। मुस्तफा खामनेई की उम्र तब करीब 17 साल थी। वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हिस्सा थे। माथे पर लाल पट्टा बांधे ये मुस्तफा खामनेई है। तब उनके पिता अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति का बेटा तब सद्दाम हुसैन के इराक के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। मुस्तफा खामनेई तब IRGC की हबीब इब्ने मज़ाहिर बटालियन का हिस्सा थे। इसके बाद 2009 में मुस्तफा खामनेई ईरान की बसिज फोर्स के कमांडर बने, जिससे ईरान के सुरक्षा तंत्र को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। युद्ध के बीच नया सर्वोच्च नेता चुना जाना ईरान में बहुत बड़ी चुनौती रही है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मुस्तफा खामनेई क्या करने वाले हैं, उनकी नीतियां क्या होंगी, वो ईरान को किस राह पर ले जाएंगे और उसके तौर तरीके क्या होंगे। जब मुस्तफा खामनेई के पिता अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने, तब उनकी उम्र करीब 50 साल थी। जब अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं, तब उनकी उम्र 56 साल है। नए नेतृत्व के साथ ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। मुस्तफा खामनेई की लीडरशिप ने ईरान में नई जान डाल दी है। तेहरान में तेल के अड्डों को जलाए जाने के बाद जो मायूसी ईरान की हिम्मत पर दबाव डाल रही थी, अब वो हिम्मत 2 गुनी ताकत के साथ इजराइल पर फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। अमेरिकी अड्डों को पूरी तरह तबाह करने तक ये युद्ध तेज होता रहेगा। ईरान का युद्ध 3 स्टेज में चल रहा है। सबसे पहले उसने खाड़ी में अमेरिका के अड्डों को तबाह करना शुरू किया। रडार से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल बेस से लेकर दूतावास को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया। दूसरे स्टेज में ईरान इजराइल पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अभी कम ही सही, वहां भी अहम अड्डों पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तीसरे स्टेज पर ईरान का इरादा होगा इजराइल का संपूर्ण सर्वनाश। लेकिन इस स्टेज तक युद्ध पहुंचा तो इजराइल ईरान पर लॉन्च कर देगा एटम बम, क्योंकि इजराइल के सामने खुद को बचाने के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर करना, उसके मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला देना, सैन्य ढांचों को पूरी तरह से तोड़ देना, यही है ईरान का एजेंडा। ईरान के ड्रोन यहां अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, यहां पर अमेरिकी दूतावास को तबाह कर रहे हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिर चुकी है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान ने वार्निंग दे दी है। चेतावनी है कि अमेरिका को बाहर निकालो, नहीं तो ईरान एक एक कोने में बारूद भर देगा। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन अटैक में सबसे आगे हैं। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। दुबई में लगातार हुए हमले। UAE में अमेरिका का अल धाफरा एयरबेस ईरान के टारगेट पर है और यहां कई कम्युनिकेशन रडार तबाह किए जा चुके हैं। UAE में ज्यादातर हमलों में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है।
ऐसे ही बहरीन में ईरान ने अमेरिका की 5वीं फ्लीट के अड्डों को जलाकर राख कर दिया है। 1995 में तैयार किया गया ये अड्डा अब नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को बहुत मार पड़ी है। यहाँ अमेरिका के एक एक सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया गया है। ईरान के हमलों ने कतर में मौजूद उसकी सेंटकॉम यानी कि मध्य कमान के हेडक्वार्टर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। अगले 24 घंटे इस युद्ध के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तबा खामनेई का फैसला या तो ईरान को इस युद्ध में जिता देगा या फिर ईरान को ये नई लीडरशिप कामयाबी की जगह नाकामी की राह पर मोड़ देगी। और ईरान के IRGC ने इजरायल के खिलाफ 35वीं मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि अब जंग में जो मिसाइलें दागी जाएंगी उसके वॉर डेड में 1 टन का बम इस्तेमाल होगा, यानी कि उसके वॉर हेड में 1 टन के बम का इस्तेमाल किया जाएगा। और जंग के 11वें दिन तेहरान ने तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा शहर को टारगेट भी किया है। UAE और कतर में US बेस पर हमले भी किए गए हैं। नेतन्याहू ने माना युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने माना ईरान से युद्ध लंबा चलेगा। सऊदी अरब गिड़गिड़ाया, बंद करो लड़ाई। ईरान की धमकी, सभी दुश्मनों करो सरेंडर। युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए भड़काया गया, लेकिन तख्ता पलट तो दूर की बात है, ईरान घमंड तोड़ने पर उतर आया है। ईरान ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया ही क्यों ना उसके खिलाफ हो जाए, वो अमेरिका, इजराइल और उनका साथ दे रहे देशों को फोड़ना बंद नहीं करेगा। हकीकत भी यही है कि ईरान को जहां मौका मिल रहा है वो धमाकों से अपने बदले का एहसास करा रहा है। यह बहरीन में ईरान का तांडव है। यह इजराइल के हाइफा में ईरान की मिसाइलों की फायर पावर है। यह इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का ढाया कहर है। यह तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का धमाका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। खून का बदला खून से लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का हिसाब सुपर पावर को देना ही होगा। ईरान की तरफ से कहा गया कि उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कई देशों को इस मिशन में लगा रखा है, लेकिन समझौते का कोई सवाल नहीं है। هستن و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اینها برخیاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتش بسی برقرار بشه. ईरान को यकीन हो चुका है कि वो जंग में बढ़त बना चुका है, क्योंकि अमेरिका जिन हथियारों का हवा बना रहा है वो धुआं धुआं हो चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमलों में खाड़ी देशों में अमेरिका का सैन्य ढांचा ढह गया है। ईरान ने इलाके में अमेरिका के 10 बेहद आधुनिक रडार सिस्टम और महंगे ड्रोन हवाई रक्षा सिस्टम तबाह कर डाले हैं। कतर, UAE, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देशों पर हमलों की वजह यही रही है।
ईरान पहले दिन से क्लियर माइंडसेट से युद्ध में उतरा है। अमेरिकी सेनाओं की आंख कहे जाने वाले रडार सिस्टम को फोड़ने के बाद ईरान युद्ध का नतीजा पलट सकता है। लेकिन अभी ईरान को सबसे जरूरी और मुश्किल मिशन कंप्लीट करना है। ईरान के करीब अब सिर्फ तुर्की में ट्रंप का रडार सही सलामत है, इसीलिए ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइलों का रुख कर रखा है। तुर्की के मालात्या स्टेट में अमेरिका का कुरेशिक रडार स्टेशन है। यूएस आर्मी का ANTPY-2 रडार सिस्टम यहां लगा हुआ है, जो हाई रेजोल्यूशन बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार है। यहीं पर थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के साथ नेटो की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की सिक्योरिटी लेयर है। 2012 से ऑपरेट हो रहे इस स्टेशन से हजारों किलोमीटर दूर फायर की गई मिसाइलों का पता लगाया जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि तुर्की का रडार स्टेशन ही अब अमेरिका की आखिरी उम्मीद है। ईरान ने अगर इसे ढहा दिया तो ट्रंप के पास ईरान की मिसाइलों को रोक पाने का कोई हथियार नहीं बचेगा। ऐसे वक्त में जब लड़ाई दिन ब दिन भीषण हो रही है, जब नेतन्याहू मान रहे हैं कि ईरान की हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन हौसला बरकरार है। שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. जब युद्ध भयानक दौर में है, जब बारूदी कोहराम एशिया से यूरोप तक फैल गया है, जब ईरान, इजराइल, अमेरिका खूनी दुश्मनी निभा रहे हैं, तब ट्रंप अचानक ऐसे लीडर पर भड़क उठे जिसे अमेरिका दोस्त मानता है। ट्रंप का दिमाग तुर्की पर गर्म हो गया है। ट्रंप ने एर्दोआन को ललकारा है, उन्हें फटकारा है। ट्रंप उन्हें युद्ध में कूद जाने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही तुर्की पर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अब उन्हें ट्रंप ने भी टेंशन दे दी है, जबकि तुर्की किसी भी तरह युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की ने ईरान के हमलों के बाद नेटो की तरफ मदद की गुहार लगाई थी। एर्दोआन अकेले ईरान से युद्ध का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। During today's incident, we are again reminding Iran that they are not supposed to insist and repeat wrongdoings. We are going to discuss the developments with our NATO and other allies and will take necessary measures to increase our security and take extra measures. इसकी वजह कहीं युद्ध में ईरान का बाउंस बैक करना तो नहीं, क्योंकि इजराइल ने पूरा दम लगा दिया है